तो जैसे कि हम बात करें, इन्होंने क्या पाया कि जो भी सेल्स आ रही हैं वो अपने ही प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से फॉर्म होती है, यानी कि जो पहले से ही सेल्स हैं उन्हीं से दूसरी सेल्स बनती है, और इन्हीं से हमें हमारी इंपॉर्टेंट दो ये पता चली सेल थ्योरी में आखिर होता क्या है। जो दो फॉलोइंग मेन इंपॉर्टेंट है वो आप लिखे, दूसरी चौक यूज करते हैं, जब तक ये उतार लीजिए। और हाँ, रुडोल्फ वर्चॉ ने इसको इसको मिटा दें, डस्टर सेल थ्योरी आपने आई होप लिख लिया होगा। तो जो हमारे रुडोल्फ वर्चॉ थे, रुडोल्फ वर्चॉ थे, उन्होंने क्या बोला कि जो भी सेल्स हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही आई हैं। तो 1855 में इन्होंने ये बोला। तो इससे हमें दो चीजें पता चली सेल थ्योरी के बारे में जो हम आज भी पढ़ते हैं। पहली ये कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द प्रोडक्ट ऑफ देयर सेल। तो हमें यह पता चला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर सेल्स। सही बोल रहा हूं ना? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ये किसने पता लगवाया था? ये पता लगवाया था हमारे स्क्लेडेनन और स्क्वान साहब ने, जब उन्होंने अपना वो करा था। तो अब जो दूसरी चीज हमें पता चली थी वो क्या थी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही सारी सेल्स बनी है। तो दूसरा था ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। पहली चीज हमें पता चली कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, और दूसरी चीज हमें पता चली कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं? तो इसे नोट कर लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल थ्योरी आपका बहुत ज्यादा केसेस हैं इसके आने के, तो इसको छोड़ना मत, नोट इट डाउन। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको मिटा लेते हैं। अच्छा, क्विज गेम किस किस को पसंद है? आई थिंक सभी को पसंद होगा। तो चलो एक छोटा सा क्विज सेल चैप्टर बायोलॉजी में भी खेलते हैं। क्विज टाइम। अच्छा, यहां से हमारे 4 क्वेश्चंस भी बनते हैं जो कि मेन भी है। पहला, बिगेस्ट सेल ऑफ अर्थ। सेकेंड, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ अर्थ। तीसरा, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग्स। और चौथा, स्मॉलेस्ट सेल इन मेल। ओके, तो हम पता करते हैं। अब ये 4 ऑप्शंस हमारे पास कैसे भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज में भी आपसे पूछ सकते हैं या वन वर्ड आंसर्स में भी आपसे पूछ सकते हैं, और ये चारों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। तो बिगेस्ट सेल ऑफ अर्थ कौन सा है? ऑस्ट्रिच एग। जो बिगेस्ट सेल हम अपनी आंखों से देख सकते हैं अर्थ, पूरी प्लेनेट अर्थ पे, वो है ऑस्ट्रिच एग, एक ऑस्ट्रिच का अंडा। स्मॉलेस्ट सेल, जो कि स्मॉलेस्ट सेल है अर्थ की, वो है माइकोप्लाज्मा, दैट इज माइकोप्लाज्मा, जिसे हम PPLO भी कहते हैं। क्या कहते हैं? PPLO। और PPLO क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग्स।
ह्यूमन बीइंग्स में सबसे छोटा सेल कौन सा होता है? तो वो है आरबीसीज। आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स। और चौथा क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट सेल इन मेल, तो ये है आपका स्पर्म सेल। अच्छा, अब ऐसे में आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर दोनों टॉपिक्स ये दोनों आपको पेपर में पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग्स और स्मॉलेस्ट सेल इन मेल्स। इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि आपको दे दिया जाएगा स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग्स लिखो और आपको ये चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे। अच्छा, ह्यूमन बीइंग्स में ऑस्ट्रिच आएगा, माइक्रोप्लाज्मा तो आएगा नहीं, तो ये दोनों तो आप भूल ही जाओ। आरबीसीज और स्पर्म सेल दोनों वहां पे होंगे, तो आप टिक कौन सा लगाओगे? आरबीसीज वाला। क्यों? क्योंकि आपसे सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स पूछा गया है, ह्यूमन बीइंग्स। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर मेल में कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, तो आपका आंसर होगा स्पर्म सेल। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं अपने सबसे मेन टॉपिक प्रोकैरियोटिक सेल्स में। इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसे मिटा देते हैं, ये याद जरूर रखना, कुछ बढ़िया लगा ना? अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल से आप क्या समझते हैं? लिख देते हैं पहले तो मैं बता देता हूं कि सेल दो तरीके की होती है। सेल जो होती है आपकी दो तरीके की होती है। एक तो आपकी होगी प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और दूसरी आपकी हो गई यूकैरियोटिक। कौन सी? यूकैरियोटिक। टिक टिक। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, इसमें से सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे। तो प्रोकैरियोटिक, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। लेकिन मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, छोड़ो। मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कैसी भाषा थी, पुरानी जैसी, थोड़ी ओल्ड सी नहीं थी, बुढ़ा गए, छोड़ो। मैं समझाना इतना चाहता हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है आपकी प्रिमिटिव सेल्स। प्रोकैरियोटिक से आप समझोगे क्या? सबसे पहली बात जो मेन दिमाग में आपके आनी चाहिए वो है प्रिमिटिव, यानी कि पुराना। प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती है? पुरानी सेल्स होती है। प्रोकैरियोटिक सेल, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए बोले, वैसे इतना टाइम तो है नहीं लेकिन मैं लिख ही लेता हूं। इट इज अ सेल which doesn't have nuclear membrane and other organelles। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसी पुरानी सेल्स है जिनका ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना ही कोई ऑर्गेनल है। कितनी बढ़िया बात है, ज्यादा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर हम पुराने टाइम पे जाएं तो ज्यादा क्या बोल सकते हैं, फैसिलिटीज नहीं थी, ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी, तो वो लोग कैसे रहते थे? सिंपली एक कच्चे से मकान में, आपके दादा परदादा लोग कच्चे से मकान में रहते होंगे, खेती बाड़ी करते होंगे, सिंपल। लेकिन अब क्या है, अब इधर से उधर जाने के लिए आपके पास गाड़ी है, आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ये तो दिल से निकली, चलो छोड़ो, सब्सक्राइब कर दो गाइस। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो किससे देख रहे हैं? फोन से। आपके पास एक स्मार्टफोन है, तो ये सब आपको अब मिल रहा है। तो इसी से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स है पुरानी सेल्स, आपके दादा परदादा वाले, ये मान लीजिए, ठीक है। ये प्रिमिटिव सेल्स है, यानी कि इन्हीं से जो नई सेल्स बनी है वो इन्हीं से बनी है। हमने क्या सेल थ्योरी में क्या सीखा था? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सो इन्हीं से बनी है, ठीक है। दूसरा, प्रोकैरियोटिक सेल्स से हमें क्या पता चलता है? ये तो पहली बात हो गई। और क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड प्लाज्मिड। अच्छा भैया, अब ये नया शब्द है, ये क्या है? अच्छा, ये तो मान लो कि इसमें डीएनए होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, सिंगल सर्कुलर, छोड़ने लिखा है, सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, ऐसे कुछ। ये आपकी प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। इसमें सिंगल, ये न्यूक्लियस है, कहीं भी पड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपका सिंगुलर सर्कुलर डीएनए है और यहाँ पे कुछ आपका प्लास्टिड है, ठीक है। प्लास्टिड भी सिंगल सर्कुलर डीएनए के ही एक ग्रुप मान लीजिए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, उसी को कहते हैं प्लाज्मिड। लेकिन ये है कि इसका एक बहुत जरूरी बात है भाई, प्लाज्मिड क्या करता है? अब जैसे प्रिमिटिव सेल आपकी बैक्टीरिया ही होती है,
ठीक है, मैं ये तो लिखना भूल गया। थर्ड पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ, ये किस किस में होता है? इट कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया विच इज योर ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, एंड माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा which is also called as PPLO, PPLO। अच्छा, PPLO का मतलब समझ लो यहाँ पे। PPLO की फुल फॉर्म होती है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या होती है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो आपका माइकोप्लाज्मा है वो आपको जो ये न्यूमोनिया कॉज कर सकता है, तो बच के रहना भैया इससे। और मैं बात कर रहा था आपके प्लाज्मिड की, तो जो आपके ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, यहाँ ज्यादातर आपका बैक्टीरिया में पाया जाता है, जैसे कि आपने देख लिया। तो प्लाज्मिड क्या करता है? प्लाज्मिड भैया बहुत खतरनाक चीज है। प्लाज्मिड क्या करेगा? मान लीजिए किसी को बीमारी हो जाती है, किसी को, मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा, अपने लिए तो बिल्कुल नहीं बोल रहा, मेरे को कोई बीमारी होगी, स्मार्टनेस देखो यार मेरी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मजाक दूर रखते हैं। प्लाज्मिड ऐसा होता है जैसे आपको मान लीजिए किसी को बीमारी कोई हुई है, और उसको जो बैक्टीरिया है, अगर मान लीजिए आपने किसी की बीमारी पे उसको एंटीबैक्टीरियल डोज दिया और वो काम नहीं कर रहा है, तो समझ जाइए कि उस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि प्लाज्मिड काम करता है एक रेजिस्टेंस की तरह, एक रेजिस्टेंस की तरह। फिजिक्स वाले समझ सकते हैं, आदित्य सर से पूछ लेना रेजिस्टेंस क्या होता है, बाकी आपको पता भी होगा। रेजिस्टेंस क्या होता है? जो बचाव करता है। प्लाज्मिड बचाव करता है एक बैक्टीरिया का एंटीबैक्टीरियल से, एक शील्ड की तरह उसको प्रोटेक्ट करता है। तो इससे भैया उसकी हालत और खराब हो जाती है। तो अगर अब वो बचेगा कैसे? वो बचेगा ऐसे कि आपको उसके लिए हायर एंटीबैक्टीरियल डोज देने होंगे, तब जाके प्लाज्मिड का कुछ उखड़ेगा, वरना इसको संभालना आपके बस की बात नहीं है। आगे हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो हो गया। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये सब तो नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन सेल एनवेलप तो हो गई भाई। कोई सेल है उसको ढकोगे तो चाहे वो कितना भी बुरा हो, थोड़ा तो ढकोगे। तो अब वो पढ़ते, पहले आप ये नोट कर लीजिए। अच्छा, इसमें आप एक और पॉइंट जोड़ सकते हैं जो कि जोड़ा जाता है। जोड़ सकते हैं क्या? जोड़ेंगे। दे आर स्मॉल। सबसे पहले तो दे आर स्मॉलर एज कंपेयर टू, किससे कंपेयर करोगे भैया? दे आर स्मॉलर एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? ये भैया आपकी मॉडर्न सेल्स होती हैं, यानी कि आप हो ये, ठीक है। आपके दादा परदादा कौन है? प्रोकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल आपकी आप हो। तो ये स्मॉलर होती है यूकैरियोटिक सेल से। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया सबसे ज्यादा क्या काम करता है? डिवाइडिंग का। और आपको पता है अगर कोई चीज डिवाइड होगी तो वो छोटी ही तो होगी, तो ये स्मॉलर होती है और फास्टर डिवाइड करती है यूकैरियोटिक सेल्स से। तो ये होता है। अब हम बात करते हैं अपने सेल एनवेलप की। तुम आज पूरी किताब पढ़ा देना। ये मिटा दूं ना? ये मिटा देता हूँ यार, वैसे ही मैं कुछ ज्यादा ही अच्छी राइटिंग लिख रहा हूँ, तो वो ज्यादा ही जगह घेर रहा है। वो चौक कहाँ चली गई? मैंने अपने दोस्त की इतनी चौक तोड़ी है ना। सेल एनवेलप। अच्छा, तो सेल एनवेलप, किसी भी सेल के लिए एनवेलप तो होना जरूरी है, उसका थोड़ा तो ढका होना जरूरी है, चाहे जितनी पुरानी हो। आपके दादा परदादा जितने भी पुराने थे, कपड़े तो पहनते थे, या कपड़े भी नहीं थे उनके पास, कपड़े तो थे ही ना। तो वही चीज इसमें भी लागू होती है। सेल एनवेलप में 3 पार्ट्स होते हैं आपके, 1 2 3। पहला पार्ट है आपका, यार रंग बिरंगी चौक बदलने हो, ग्लाइकोकैलिक्स। दूसरा पार्ट है आपका, ये आउटर मोस्ट होती है आपकी, आउटर मोस्ट, ठीक है। दूसरा पार्ट है आपका सेल वॉल, और तीसरा पार्ट है आपका सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होता ही नहीं है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है।
अब इन तीनों के काम तो अलग है, लेकिन ये तीनों मिलके ये क्या बन रहा है? वैसे भी बायोलॉजी वाले पता नहीं क्या क्या समझोगे, कुछ और बनाते हैं। ये तीनों एक साथ मिलके एक सिंगल सब यूनिट बनती है, एक सिंगल सब यूनिट बनती है जो कि प्रोटेक्ट कर, एक सिंगल यूनिट बनती है, सब यूनिट को बनेगी सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट बनती है, प्रोटेक्टिव यूनिट बनती है जो कि प्रोवाइड करती है किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल को। यह मान लीजिए आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें यहाँ पे आपका सर्कुलर डीएनए, यहाँ पे आपका प्लाज्मिड, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस, ठीक है। ये तीनों मैं आपको बना के दिखा देता हूँ अलग अलग रंग से। पहली लेयर, दूसरी लेयर और ये आपकी तीसरी लेयर। वो मस्त लग रहा है भैया। पहला आपका होगा ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा आपका हो गया सेल वॉल और तीसरा क्या हो गया? न्यूक्लियर, फिर से न्यूक्लियर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जिसे पता होगा उसे पता होगा, पता कर लो। तो ये तीनों चीजें ऐसे प्रेजेंट होती है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे पढ़ेंगे कि ग्लाइकोकैलिक्स किस चीज में मदद करता है। और ये दोनों भी आपको पता ही है, अगर सेल वॉल है तो प्रोवाइड करेगी, सेल मेम्ब्रेन है तो वो प्रोटेक्ट करेगा, मतलब ये भी प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन ग्लाइकोकैलिक्स हल्का सा इसमें दो चीजें और हैं, वो भी पढ़ेंगे। पहली बार इतना बोला है, काश इतना खुद पढ़ा होता। अगर इतना खुद पढ़ा होता ना तो शायद आज 11th में फेल होने के कगार नहीं होते। लेकिन फेल क्यों होऊंगा भाई? आप लोग सपोर्ट करना, पढ़ाई लिखाई छोड़ दूंगा, पैसा कमाऊंगा, वो सब छोड़ो, ये बात करते हैं। तो मैंने क्या कहा, ये तीनों तो आपकी हो गई जो आपका सेल एनवेलप है प्रोकैरियोटिक सेल का, उसके पार्ट। लेकिन ग्लाइकोकैलिक्स हल्का सा एक और, उसमें दो पार्ट्स है, वो मैं आपको समझा देता हूँ बड़ी जल्दी से। समझ में तो आ रहा है ना भाई? समझ में आ रहा है तो लाइक ठोकते रहो, बैठे क्यों? लाइक ठोको, लाइक। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, आय हाय। सब्सक्राइब कर दो भाई और बेल आइकन जरूर दबाएं। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या कहा, ग्लाइकोकैलिक्स है, ग्लाइको क्या, फिर ये आवाज आने लग गई। इस कमरे में ना चूहे बहुत हैं, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स ये आउटर मोस्ट लेयर है आपके सेल एनवेलप की, साथ ही साथ इसमें दो पार्ट्स और होते हैं, एक स्लाइम होती है, स्लाइम जैसी, और एक कैप्सूल जैसी, ठीक है। अगर हम फिर से एक डायग्राम बनाए, फिर से तीन उसके अलग अलग रंग से, 1 2 3, ठीक है। अगर हम एक और डायग्राम बनाए, उसको अलग अलग 3 रंग से, अबे यार 3 रंग से डिवाइड करें। ओके, सो ये ग्लाइकोकैलिक्स था, ग्लाइकोकैलिक्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं आपके, एक होता है स्लाइम और एक होता है कैप्सूल। दोनों में प्रेजेंट हो सकता है या अलग अलग। स्लाइम क्या होता है? स्लाइम होता है आपका, स्लाइम से आप समझ सकते हैं, जैसे आपने स्लाइम क्ले देखी होगी यार, इतना तो आप शॉर्ट्स देखते रहते हो। स्लाइम होती है आपकी, सॉफ्ट होती है, ठीक है। और कैप्सूल आपकी डेब्बी जैसी, जैसे आप दवाई कोई खाते हो तो कैप्सूल होती है ना, वैसी होती है। इसमें आपको ज्यादा ये पढ़ने का नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये नोट डाउन करना है तो कर लो, वरना छोड़ो ना, स्क्रीनशॉट ले लो यार। इतना तो आजकल का जमाना है, लेकिन नोट डाउन भी करते रहना, ठीक है। नोट डाउन करने से ये होता है कि प्रैक्टिस बनी रहती है। स्क्रीनशॉट छोटी मोटी चीजों का ही मैं लेने के लिए बोलता हूँ, वरना नोट डाउन तो हमारे सर भी हमसे बहुत करवाते थे, मतलब करवाते हैं, अभी हैं वो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सेल एनवेलप में आपकी 3 चीजें, कितनी चीजें और आएंगी यार? हाँ, एक चीज और है अभी, फ्लैजिला नहीं, पहले, इससे पहले एक और चीज है। कहाँ गया मिस्टर? फ्लैजिला से पहले आपका मीजोजोम। कोई और चौक लेते हैं, मेरा मन नहीं कर रहा इस चौक से पढ़ाने का। मीजोजोम। अब मीजोजोम ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनता है। क्या? इट इज अ स्ट्रक्चर
इट इज अ स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द, पूरा नहीं लिखना यार, इट इज अ स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय क्या, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या आप सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखो यार पहली बार इतना सारा कर रहा हूँ, मेरे को सच में थकान हो रही है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो मेसोसोम क्या होता है? इट इज अ स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब अपने में ही फैल जाता है तो उसको गुचड़ मुचड़ करके रख देते हैं तो मेसोसोम बन जाता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके फंक्शंस देख लेते हैं, फंक्शंस। ठीक है, सबसे पहला ये सेल वॉल की फॉर्मेशन में काम आता है, सेल वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ ये है मेसोसोम, तो इसके अंदर आपका इससे बाहर क्या था, ये था, एक्सटेंशन हुआ है ना इसका, तो इधर से सेल वॉल भी जो बच जाता है वो बाकी सेल वॉल में चला जाता है, सेल वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, दूसरा डीएनए रेप्लिकेशन। अब जब थोड़ा बाहर को है तो डीएनए भी उससे जुड़ा हुआ है, डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि डॉटर सेल्स का बनना। डीएनए रेप्लिकेट होके वो जो भी प्रोसेस होता है वो तो आपके आगे के चैप्टर्स में है या पीछे के चैप्टर्स में जो भी है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। उसके बाद ये मान लो सिक्रीशन ऑफ गैसेस एंड ऑल दैट, सिक्रीशन ऑफ गैसेस, और बाकी इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, इतना पूछा जाएगा। साथ ही साथ मेसोसोम कैसे कैसे बनते हैं, कुछ ट्यूब लाइक बन जाते हैं, कुछ लैमेला टाइप बन जाते हैं ऐसे से। ठीक है, तो बाकी इससे कुछ पूछा नहीं जाता, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। एक पार्ट है आपका छोटा सा क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर से डरने की कोई जरूरत नहीं है, इतने भारी नाम में कुछ नहीं रखा है इसमें। ये क्या होता है, मेसोसोम के अंदर ही क्रोमैटोफोर एक पिगमेंट, देखो क्रोमैटो है यानी कि कुछ ना कुछ तो पिगमेंट से रिलेटेड हो गई, तो क्रोमैटो मेसोसोम के अंदर ही एक पिगमेंट होता है जो कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको मदद करता है पिगमेंट लेने में, लाइट एब्जॉर्ब करने में पिगमेंट मदद करता है। तो इसको मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसको मैंने समझा दिया है। फिर से बता रहा हूँ, क्रोमैटोफोर पिगमेंट होता है मेसोसोम के अंदर ही जो कि मदद करता है साइनोबैक्टीरिया जैसे बैक्टीरियाज को अपना खाना बनाने में बाय एब्सॉर्बिंग द लाइट। ठीक है, आगे चलते हैं हम। एक चीज थोड़ी इसमें है, अब इसमें आएगा आपका फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला, ये तीन चीज इसमें आएंगी, फ्लैजिला, फिम्ब्रे और पिल्ली। पिल्ली, शायद वही। तो ये तीन चीजें आएंगी, ये तीन चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है। फ्लैजिला क्या होता है, फ्लैजिला से आपको कुछ याद आ रहा होगा, फ्लैजिला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, याद आया कुछ? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, मोटिलिटी। और मोटिलिटी क्या होता है, अरे लोकोमोशन यार। अब पूछोगे लोकोमोशन क्या होता है, अरे चलना, सिंपल सी बात यार। ये देखो मैं चल रहा हूँ, तो मेरे मेरा फ्लैजिला क्या है, मेरे फ्लैजिला मेरे पैर है मेरे। ठीक है, लेकिन अब हम समय इतना ही नहीं पढ़ना है। ठीक है, फ्लैजिला के तीन पार्ट्स हैं, पहला फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। अच्छा, इन तीनों को भी ज्यादा गहराई से पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा बता देता हूँ। फिलामेंट आपका होता है धागा, फिलामेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आपका होता है। अच्छा, फ्लैजिला के अंदर ही होता है ये जो ये धागा है ना, इसको जब आप माइक्रोस्कोप से बड़ा करोगे तो इसी के अंदर ये तीनों पार्ट आपको दिखेंगे। ठीक है, तो फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। फिलामेंट आपका होता है, मान लो फिलामेंट ये धागा हुक जैसे ऐसा कुछ होता है। ठीक है, और बेसल बॉडी जिससे वो ज्वाइन होता है ना, ये पूरा एक फिलामेंट फ्लैजिला बनता है। ठीक है, तो फ्लैजिला क्या होता है, मोटिलिटी प्रोवाइड करता है एक बैक्टीरिया को, सिंपल सी बात। इसके बाद हम पढ़ते हैं, यार मैं इतना मिटाए क्यों जा रहा हूँ, ये लो बोर्ड आधा कर दिया, दूसरी चौक लाओ। पिली, पिली एंड फिम्ब्रे। अच्छा, ये भी जो एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वही होता है फ्लैजिला। हाँ, एक और चीज, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये भी एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कि नहीं, जरूर बताना अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूं तो। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये भी एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन ये मोटिलिटी में काम नहीं आता है। अगर कोई ये लिखेगा ना कि ये मोटिलिटी में काम आता है तो भैया उसके मार्क्स कट है, फिर मुझे ना कहना कि मैंने कहा था,
ये मोटिलिटी यानी कि चलने में मदद नहीं करते हैं। पिले और फिम्ब्रे भी यही होते हैं, लेकिन ये क्या मदद करते हैं, ये अटैचमेंट में मदद करते हैं। क्या? अटैचमेंट में बैक्टीरिया की किसी भी होस्ट बॉडी या जिससे भी उसे काम है उससे, जैसे कि अटैचमेंट ऑफ सेल, अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया विद अदर सेल या आप होस्ट बॉडी भी कह सकते हो। ठीक है, ये अटैचमेंट का काम करते हैं। फ्लैजिला क्या करता है आपका? फ्लैजिला करता है आपका मोटिलिटी में काम करता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। ये एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये भी एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन ये क्या करता है? अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया विद अदर सेल। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक का लास्ट, मतलब सेकंड लास्ट बोल लो, प्रोकैरियोटिक का सेकंड लास्ट पॉइंट राइबोसोम। राइबोसोम ये मिटा लो, लिख तो लिया था ना भाई, मैंने मिटा दिया, रोक लेना। ठीक है, अब सेकंड लास्ट पॉइंट खत्म करते हैं पहले। राइबोसोम, अच्छा बचपन से पढ़ रहे होंगे, बचपन से मतलब ये नहीं नर्सरी एलकेजी 8 से पढ़ रहे होंगे कि राइबोसोम जहां भी दिखे ना, सबसे पहली बात भैया, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल में दिखे चाहे वो यूकैरियोटिक सेल में दिखे, राइबोसोम अगर लिखा हुआ है तो राइबोसोम क्या है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस बोल रहा हूँ, प्रोटीन सिंथेसिस। मैंने कहा था ना भैया मुझे भी नहीं आता, आप ही के साथ पढ़ना सीखूंगा। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ क्या होता है? प्रोटीन बनता है। अब डीएनए को भी जैसा हमने देखा था कि डीएनए बोल रहा हूँ, प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल है उसमें आपको, एक मिनट, मैंने ग्लाइकोकैलिक्स के बाद आपको सेल वॉल पढ़ाया क्या? हाँ सेल वॉल पढ़ाया थोड़ा सा। सेल वॉल में एक और चीज थी, सेल वॉल आपका पेप्टिडोग्लाइकन का बनता है, ये याद रखना। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन का बनता है, लिख देता हूं, सेल वॉल आपका पेप्टिडोग्लाइकन का बनता है, पेप्टिडोग्लाइकन, कैन ई भी लग सकता है, ए भी। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन ये दो अलग चीजें, ये अमाइनो एसिड्स होती हैं। ठीक है, और ये आपका शुगर या ग्लूकोज होता है, शुगर या ग्लूकोज। अच्छा, अमाइनो एसिड इसमें बहुत सारी होती हैं। ठीक है, एल-एलिसिन और 3-4 तरह की होती है, तो वो आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं नहीं बता रहा हूँ। शुगर और ग्लूकोज इसमें 2 तरह की होती है, NAG और NAM, और इन दोनों की फुल फॉर्म मैं नहीं बताऊंगा, ये आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सेल वॉल का। मैंने इससे साथ क्यों बताया, क्योंकि कोई भी सेल हो उसको प्रोटीन तो चाहिए होगा, क्योंकि आपका सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन है जो कि अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड जहां भी आ जाए यानी कि प्रोटीन, तो प्रोटीन के लिए उसे चाहिए होगा। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस करता है राइबोसोम। और कौन सा राइबोसोम भैया? राइबोसोम हमेशा, अगर आपका प्रोकैरियोटिक सेल है तो ये मान लो कि 70S में ही मिलेगा, 70S टाइप का राइबोसोम मिलेगा। और ये किस किस से बना होगा? 50S एंड 30S की सब यूनिट्स में मिलेगा, 30S की यूनिट्स में। यार मैं हर जगह सब यूनिट्स क्यों कह रहा हूँ, सब यूनिट्स भी कह सकते हैं इसमें। अब देखो ये किस में मिलेगा? 50 और 30 की सब यूनिट्स में। लेकिन अब आप कहोगे 50 और 30 तो 80 होना चाहिए, ये 70 क्यों है? तो भैया इसका सिंपल सा जवाब है कि दोस्तों ये मुझे भी नहीं पता, ये बुक में लिखा हुआ है और जो कहते हो मैं बता रहा हूँ। 50 और 30 के उससे ही ये 70 बनता है, और ये कसम से मुझे भी नहीं समझ में आया कि क्यों बनता है, पता नहीं क्यों बनता है। तो ये 50 और 30S के सब यूनिट्स में आपको मिलता है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। एक और चीज जो इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है वो है, जब जो राइबोसोम है, अगर आपका सिंगल mRNA, जो mRNA होता है आपका, उसकी जब आपको किसी बैक्टीरिया को ज्यादा फोटोसिंथेसिस चाहिए होगा करने के लिए, तो mRNA की चेन में ऐसे बंध जाता है, ऐसे राइबोसोम। ये mRNA की मान लीजिए चेन है, और ये राइबोसोम ये बनते गए, तो ये क्या बन जाएंगे? ये पॉलीजोम्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? पॉलीजोम्स। डरने वाली बात नहीं है। पॉलीजोम्स क्या है? पॉलीजोम्स आपका mRNA है, mRNA की चेन में बंधे हुए बहुत सारे राइबोसोम्स है। ठीक है, आगे राइबोसोम में सब कुछ हो चुका है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज, इसमें लास्ट टॉपिक है आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स का। ठीक है, ये आप लिख लिया होगा, आपने नहीं लिखा? वीडियो रोक के फिर कर लेना। ठीक है,
आपका इंक्लूजन बॉडीज लास्ट टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल्स की। अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के उससे देखें तो इंक्लूजन बॉडीज। यार कभी कभी ऐसा लगता है बायोलॉजी बहुत बोरिंग है, क्यों, है ना? आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है ये बताओ। मैंने तो पीसीबी ले रखी है और गलती कर दी मैंने पीसीबी लेके, लेकिन एक काम अच्छा ये भी लगता है, अगर मैं पीसीबी नहीं लेता तो आप लोग कैसे मिलते, और आप लोग क्या, आपको मैं कैसे मिलता, इतना बढ़िया टीचर मिला हूँ। लाइक कर दो वीडियो को। तो इंक्लूजन बॉडीज की अगर हम बात करें तो इंक्लूजन बॉडीज कुछ नहीं होती है। मान लीजिए आपका एक प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें जितनी भी चीजें बाकी की बची, ठीक है, जैसे कि अब कैसे समझाऊं यार, कौन सा एग्जांपल दूं, ये साला सही टाइम पे मुझे नाम याद नहीं आता है। हाँ, ये मान लीजिए जैसे आपका बहुत सारा खाना बचा घर में, ठीक है, खाना बना घर में, मम्मी ने बनाया बहुत सारा खाना, आपने बोला भैया बहुत भूख लगी है, और मम्मी ने बहुत सारा बना दिया, लेकिन आपने खाया नहीं, तो क्या होगा? पिटाई तो होगी, वो तो होनी है, लेकिन फिर खाने के लिए क्या होगा? खाना तो फेंकेंगे नहीं मम्मी। मम्मी क्या करती है, फ्रिज में रख देती है। तो वो फ्रिज का काम ही करती है इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज क्या करती है, जो भी आपका रिजर्व मटेरियल बचा होता है उसे स्टोर करती हैं। बस क्या, इट हेल्प्स इन स्टोरिंग रिजर्व मटेरियल। ये रिजर्व मटेरियल स्टोर करती है, बस इतना सा काम करती है, खत्म। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था सेल। सेल क्या है? सेल इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किस किसने दी? मार्टेलिस है, जो भी उनका नाम है, उसके बाद स्क्लेडन है, और जो दूसरे थे थियोडर स्वान, ठीक है। एक ने दी 1838 में, एक ने 1839 में। ऊपर वाले थे हमारे बोटेनिस्ट, नीचे वाले थे जूलॉजिस्ट। इन दोनों ने क्या कहा कि जो सेल्स हैं वो कहाँ से आई हैं, वो अपने ही जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो है प्रोडक्ट सेल्स का, ठीक है, या सेल्स से ही बने हैं। लेकिन हमें ये पता नहीं चल पाया था कि सेल्स आई कहाँ से है। तो हमें ये किसने बताया? रुडोल्फ वर्चाओ भैया ने बताया 1855 में। और उन्होंने क्या कहा कि जो भी सेल्स हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनी है। जैसे आप अपने दादा परदादा से ही आए हो, ठीक है, वैसे ही सेल्स भी अपने दादा परदादा यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स से आई है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमने क्या क्या पढ़ा? प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रिमिटिव होती है नेचर में, ठीक है। उसके बाद इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियस ऐसे ही फैला पड़ा होता है, ऑर्गेनल्स नहीं होते, और सबसे बढ़िया बात है कि आपको पढ़ने भी नहीं पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि सेल एनवेलप। सेल एनवेलप में आपके 3 पार्ट थे, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल, ये तीनों मिलके क्या करते हैं? एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट बनाते हैं। और ग्लाइकोकैलिक्स 2 तरह के होते हैं, स्लाइम और कैप्सूल। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा कि इसमें आपका प्लाज्मिड और सिंगल सर्कुलर डीएनए भी आता है प्रोकैरियोटिक सेल में। और प्लाज्मिड क्या हेल्प करता है भैया? ये बहुत खतरनाक होता है, ये एंटीबैक्टीरियल जो एंटीडोट अगर किसी को दिया जाता है तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, बैक्टीरिया को मरने नहीं देता, ठीक है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को। उसके बाद हमने पढ़ा जो आपका ये था, क्या था? मीजोजोम। मीजोजोम क्या होता है? एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही जब फैल जाता है तो वो मीजोजोम बन जाता है। और मीजोजोम के फंक्शन क्या क्या थे? सेल वॉल फॉर्मेशन का, सिक्रीशन ऑफ गैसेस का, डॉटर सेल्स का बनना यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन एंड वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा? क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स क्या थे? क्रोमेटोफोर्स कुछ नहीं था, मीजोजोम के अंदर ही जो पिगमेंट बना वो क्रोमेटोफोर्स था। उसके बाद हमने पढ़ा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होते हैं। अरे यार, फिर फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, बताओ ना मुझे। प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, ठीक है, प्रोटीन बनता है वहां पे। और ये किस उसमें पाए जाते हैं? 70s की यूनिट में पाए जाते हैं, 50 और 30 के अलग अलग ग्रुप में, ठीक है। राइबोसोम ये हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा इंक्लूजन, और एक और चीज राइबोसोम में, राइबोसोम जब बहुत सारे होते हैं तो वो एमआरएनए की एक चेन में बन जाते हैं, जिस चेन को हम कहते हैं पॉलीसोम, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा इंक्लूजन बॉडीज, जो ये लास्ट टॉपिक था। इट हेल्प्स इन स्टोरिंग रिजर्व मटेरियल। ये कुछ नहीं होता है, रिजर्व मटेरियल स्टोरेज का बस एक जगह होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चिंता मत करो, इतना ही नहीं छोड़ूंगा। जो आपका सेकंड पार्ट है वो आपका होगा पूरा यूकैरियोटिक सेल पे, और वो ही सबसे मेन भी है, ठीक है, बहुत ज्यादा मेन है वो, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें
सेल वॉल, सेल एनवलप सब होगा उसमें, क्योंकि भैया हमारे जो पूर्वज थे उनके पास तो कुछ नहीं था, तो वो थोड़ा बहुत बताते थे। हमारे पास तो सब कुछ है और आपके पास फोन भी है, तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। और बायोलॉजी का ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर मैंने कुछ छोड़ दिया तो वो भी बताना, क्योंकि मैं आपका इम्परफेक्ट सर ही तो हूँ। सो थैंक यू एंड थैंक यू टू वॉचिंग। बाय।